हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के स्टेट ऑफ यासिताब सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का टॉपिक चल रहा था चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास, रिसर्च एवं डेवलपमेंट। तो आज आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से संबंधित, जिसमें हम आपको एक रिवीजन के तौर पर आपको ये कराने जा रहे हैं। तो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी पार्ट में आपको समझ में ना आए वह कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संसाधन। जैसे पहले हमने आपको बता दिया था संसाधन एवं विकास कि संसाधन क्या होता है। पहला पॉइंट है आपका आज का, संसाधन क्या होता है। तो संसाधन हमने समझाया था फर्स्ट पार्ट में, किसे कहते हैं संसाधन की वह चीजें जिनसे मनुष्य की या जिस भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। समझ में आया। तो पहला पॉइंट कि संसाधन किसे कहते हैं, जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज तेल एवं कोयला, ये सभी चीजें क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अगला पॉइंट चलेंगे संसाधनों के प्रकार। हमने प्रकारों के बारे में पढ़ाया था, तो देखते हैं इसमें पहला जो प्रकार है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो आपका संसाधन है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। देखेंगे जैव संसाधन के बारे में। जैव संसाधन क्या होते हैं, जैव संसाधन इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। जैव संसाधन यानी जीवित संसाधन, जिनमें जीवन पाया जाता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। और दूसरी डेफिनेशन में समझ सकते हैं कि जिनका एक जीवन चक्र होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे आपका प्राणी जगत, प्राणी जगत यानी मनुष्य का जो जीव जंतुओं का क्या होता है, एक जीवन चक्र होता है जिसके हिसाब से उनकी जीवनचर्या चलती है। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वह संसाधन, जैसे यहाँ पर हमने बताया था जैविक संसाधन बोल सकते हो या सजीव संसाधन बोल सकते हो। इसी तरह उसका विपरीत अजैव, यानी इसमें क्या हो जाएगा, निर्जीव संसाधन, जिनका कोई जीवन चक्र नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जैसे लोहा, कोयला, इस तरह से अजैव संसाधन। तो आपको समझ में आया लोहा और कोयला, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आपका समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं, वह संसाधन जिनको भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बदला जा सकता है, नए रूप में उनको ट्रांजिशन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय योग्य। नवीकरण यानी नया किया जा सके उसको, उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे जल और वन, ठीक है। उसके बाद अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जिनको दोबारा से चेंज नहीं किया जा सके, उससे कुछ नई चीज का उत्पादन नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, कोयला और खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। इस तरह से आपकी क्वेश्चन भी, आपको यहाँ से क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन भी यहीं से रिवीजन चल रहा है। अगला तीसरा पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। इसमें आपके पार्ट भी पूछे जा सकते हैं कि कितने पार्ट होते हैं, इस पार्ट में कौन से संसाधन आएंगे, इस तरह से पूछ सकते हैं। इसको सभी को याद कर लें आप लोग। अगला देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं कि व्यक्तिगत यानी व्यक्ति, जिसे किसी भी संसाधन पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, आपका घर है तो आपका उस पर अधिकार होता है। कार, खेत, तो व्यक्तिगत संसाधन हुआ जिस पर व्यक्ति का खुद अधिकार रहता है, वह व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक किससे बनता है, समुदाय यानी बहुत से लोगों से मिलकर बनता है। तो जिस पर समुदाय का अधिकार हो, आपके आस पड़ोस वाले लोगों का भी अधिकार हो और लोगों का भी अधिकार हो, वह क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खेल का मैदान, किसी एक का होता है खेल का मैदान, सभी लोगों का होता है, तो वह आपका क्या है, सामुदायिक संसाधन। तालाब, जिसका सभी लोग यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन।
राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन जिस पर राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जिनका नियंत्रण होता है, केंद्र का और राज्य का जिस संसाधनों पर नियंत्रण होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिसमें आपका आता है वन किसी अंतर्गत आते हैं आपके केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, वन और वन्य जीव। अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कौन से, जिस पर एक देश का अधिकार न होकर पूरे संसार के देशों का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें क्या आएंगे आपके महासागर, क्या आएंगे आपके महासागर आएंगे। विकास के स्तर के आधार पर, अभी हमने आगे के पॉइंट देख लिए, अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर हम देखते हैं कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, संभावी संसाधन और दूसरा विकसित संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या होते हैं समझेंगे। संभावी संसाधन वह संसाधन जिनकी किसी भी स्थान पर पाए जाने की संभावना होती, संभावी या संभाव्य भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। जैसे किसी भी स्थान पर सौर ऊर्जा की अधिक पाए जाने की संभावना है, पवन ऊर्जा का अधिक पाए जाने की संभावना है, तो हम वह किस में रखेंगे, संभाव्य संसाधन में रखेंगे। विकसित संसाधन कौन से संसाधन जिनका पूर्ण तरह से विकास हो चुका है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। जैसे लोहा, कोयला, ये सभी, ठीक है। अब हम देखते हैं संसाधनों का विकास। ये सभी आप लोग अपनी बुक से अच्छे से समझ लें, ये पॉइंट हम थोड़ा रिवीजन में थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहे हैं आपको। संसाधनों का विकास तुरंत, कोई भी वस्तु है तुरंत नहीं बन जाती, उसके लिए अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होती। तो संसाधनों का विकास भी अनेक वर्षों में अनेक चीज़ों को निर्माण से होता है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। संसाधनों का नियोजन। अब संसाधनों का नियोजन हमने आपको पार्ट में पढ़ाया था। नियोजन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बचाव करना, रख रखाव अच्छे से करना। तो संसाधन, जो भी हमारे संसाधन है वह एक सीमित मात्रा में है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका हम दोबारा से उनको बना नहीं सकते, उनका उपयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन, तो इसका मतलब क्या है, भारत में संसाधन नियोजन इसलिए आवश्यक है, यहाँ पर ये हेडिंग से इसलिए समझाया गया क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा और विशाल देश है। इसमें जो जनसंख्या है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी आवश्यकताएं भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसलिए भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला देखेंगे संसाधनों का संरक्षण। तो जो भी संसाधन है, संसाधनों का संरक्षण के बारे में क्यों बताया गया, क्योंकि संसाधनों का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो वह अधिक से अधिक खत्म होते चले जाएंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जल जो है बहुत ही कम मात्रा में पीने योग्य पानी पाया जा रहा है। किसके कारण, क्योंकि हम अधिक से अधिक उसका दोहन कर रहे हैं, स्वच्छ वायु नहीं पाई जा रही। तो इस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण जब तक नहीं करेंगे, संसाधन हमें अधिक मात्रा में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। संरक्षण माने उनका बचाव। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। भू संसाधन, अब आपके पॉइंट में दिया गया भू संसाधन। भू यानी कि क्या होता है, पृथ्वी। भू यानी पृथ्वी। पृथ्वी भी आपका क्या है, या धरती, ठीक है, क्या है, धरती कह सकते हैं, या भूमि। ये सभी क्या है, ये भी आपके एक संसाधन और इससे हमें अनेक प्रकार के जैविक अजैविक तत्व पाए जाते हैं या प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें भूमि का हम अनेक चीज़ों में प्रयोग करते हैं, जैसे पठारी भागों में भूमि का प्रयोग होता है, खेती के लिए प्रयोग होता है, नदियों में बहुत सारी चीज़। तो इस तरह से भूमि भी हमारा क्या है, भू संसाधन भी एक संसाधन है। अब आगे हम देखेंगे मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण क्या होता है, यानी मृदा संसाधन क्या होता है कि मृदा भी हमारा एक संसाधन है, जिससे मृदा से भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती। संसाधन मीन्स हमने समझा दिया था ऊपर अभी आपको कि संसाधन यानी आवश्यकता जिससे हमारी पूर्ति होती है। तो मृदा से भी हमें अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती है, तो वह क्या कहलाएगा, मृदा संसाधन कहलाएगा। मृदाओं का वर्गीकरण, तो हमें
अभी हमने बहुत सारे पॉइंट देखे, अब लास्ट पॉइंट आपका रह गया है मृदाओं का वर्गीकरण, यानी कि मृदा हमारे यहाँ पर संसाधनों में मृदा भी अनेक प्रकार की पाई जाती है। तो देखेंगे मृदाओं का वर्गीकरण यानी कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो देखेंगे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। तो इनके बारे में सभी लोग पढ़ेंगे। इसमें से हम कुछ आपको पॉइंट बता देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा, भारत में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में याद लगे कि कौन सी सबसे अधिक मृदा पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे बांगर और खादर के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी है आपकी, इसके बारे में आप विस्तृत में आप अपनी बुक से अवश्य पढ़ लें, डिवीजन के उसमें हम आपको बता रहे हैं। अगला काली मृदा। काली मृदा क्या होती है? इसको काली मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखियों के फूटने से जो लावा निकलता है उसके जमने के कारण काली मृदा का निर्माण होता है। और यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? काली कपास की मृदा भी कहा जाता है। इसलिए आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगला लाल मृदा। लाल मृदा क्यों कहते हैं इसको? लाल मृदा हमारे यहाँ पाई जाती है, तो लाल मृदा में लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसे हम लाल मृदा कहते हैं। तो इस तरह से आप इन सभी मृदाओं के बारे में जान सकते हैं, जैसे लैटेराइट मृदा है और आपकी मरुस्थलीय मृदा है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।